हेलो दोस्तों, आज हमारी आधुनिक इतिहास की चौथी क्लास है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री क्लास नंबर 4th। ठीक है, आज हम प्लासी युद्ध कब हुआ, ठीक है, उसके पीछे का कारण क्या था, इन सब पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 में होता है, 23 जून 1757 को। ठीक है, प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी जो स्थान है ये आपका बंगाल में है, और जिस समय प्लासी का युद्ध होता है उस समय बंगाल का जो नवाब है, ठीक है, बंगाल का नवाब ये आपका सिराजुद्दौला है। ठीक है, प्लासी का युद्ध होने के पीछे का जो कारण है वो काल कोठरी घटना को मानते हैं। युद्ध के पीछे का कारण काल कोठरी घटना को माना जाता है। ठीक है, इसे ब्लैक होल इंसिडेंट भी कहते हैं। ब्लैक होल इंसिडेंट। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो बंगाल का नवाब है उस समय सिराजुद्दौला, वो 146 अंग्रेज़ों को एक कमरे में बंद कर देता है। ठीक, अगले दिन जब दरवाज़ा खोला जाता है कमरे का तो उसमें से केवल 23 अंग्रेज़ जिंदा बचते हैं। ठीक है, 23 अलाइव जिंदा मिले बाद में। ठीक है, तो जब आप किसी भी समुदाय नहीं कह सकते हैं, जब किसी भी वर्ग के इतने लोगों को मारोगे तो उनका कुछ रिएक्शन तो आएगा। ठीक है, तो अंग्रेज़ों का जो रिएक्शन आया इस घटना के बाद उसे ही हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। ठीक है, अब प्लासी के युद्ध में कौन कौन थे उसके बारे में जानेंगे हम। तो प्लासी का युद्ध होता है कंपनी मीन्स होता है अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। ठीक, कंपनी की सेना को लीड करता है, ये नेतृत्व करता है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, क्लाइव नेतृत्व कर रहा है कंपनी की सेना का। नवाब की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं मीर जाफ़र। ठीक है, मीर जाफ़र कौन है यहाँ पे? सेनापति हैं। ठीक, नवाब का दीवान है, एक दीवान का नाम है राय दुर्लभ। ठीक है, राय दुर्लभ। सेनापति मीर जाफ़र है और जो दीवान है वो राय दुर्लभ है। तो युद्ध के कुछ समय पहले, ठीक है, ये दोनों मीर जाफ़र और राय दुर्लभ नवाब को सुझाव देते हैं कि आप एक दिन के लिए युद्ध को पोस्टपोन कर दीजिए या स्थगित कर दीजिए। ठीक है, अब ये सजेशन देने के पीछे उनकी मंशा क्या थी? मंशा ये थी कि वो एक दिन का जो समय है उसमें अंग्रेज़ों के साथ जाकर या क्लाइव के पास जाकर मित्रता कर सकें या गठबंधन कर सकें। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, कि एक दिन युद्ध को पोस्टपोन किया जाता है और ये दोनों जाकर इनके साथ मित्रता कर लेते हैं। तो जब युद्ध शुरू होता है तो रॉबर्ट क्लाइव की सेना और मीर जाफ़र की सेना या नवाब की सेना आमने सामने खड़ी होती है। अब जब जो सेनापति है वो मित्रता कर चुका है तो जब वो सेना को आदेश नहीं देगा युद्ध करने का तो सेना युद्ध नहीं करेगी। तो ये होता ये है कि नवाब की जो सेना है वो बिना युद्ध किए वापस लौट जाती है। ठीक है, लेकिन नवाब के कुछ विश्वसनीय सैनिक युद्ध करते हैं क्लाइव की सेना के साथ। ठीक है, उन विश्वसनीय सैनिकों में दो नाम प्रमुख हैं। एक का नाम है मीर मदान और एक का नाम है मोहनलाल। ठीक है, मीर मदान और मोहनलाल
ये 2 सैनिक लड़ाई करते हुए मारे जाते हैं। ठीक है। अब जब युद्ध में नवाब की हार हो जाती है तो नवाब बंगाल छोड़ के भाग जाता है। युद्ध के पश्चात क्या होता है? युद्ध पश्चात मीर जाफ़र के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की मीरन ने सिराजुद्दौला की मोहम्मद बेग से हत्या करवा दी। ठीक है। तो नवाब यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। अब बंगाल का नवाब कौन बनता है? मीर जाफ़र बनता है। ठीक है। क्योंकि मीर जाफ़र ने क्लाइव के सामने शर्त रखी थी कि हम आपका सहयोग करेंगे। ठीक है। लेकिन उसके बदले हमें बंगाल का नवाब बना दीजिएगा बाद में। ठीक है। तब क्या होता है? मीर जाफ़र नवाब बन जाता है। ठीक है। उसके बाद जब कुछ समय होता है, ठीक है, तो अंग्रेज़ों की आशाएं जो हैं वो मीर जाफ़र से और बढ़ जाती हैं। मतलब उन्हें पैसा और चाहिए होता है। ठीक है। पैसा या सुविधा उस क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में। ठीक है। तो जब मीर जाफ़र कंपनी की मांगों को पूरा करने में असफल हो जाता है तो क्या करते हैं अंग्रेज? तो अंग्रेज मीर जाफ़र को हटा देते हैं गद्दी से। ठीक है। और उसकी जगह पर मीर कासिम को बिठाते हैं। ठीक है। मीर कासिम को नवाब बनाने के लिए एक शर्त रखी थी। ठीक है। मीर कासिम के सामने शर्त ये थी, अंग्रेज़ों ने कहा था हम आपको नवाब बनाएंगे, उसके बदले हमें 3 क्षेत्रों की जमींदारी चाहिए। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक का नाम है बर्दवान, मिदनापुर तथा चटगांव। ठीक है। इन 3 क्षेत्रों की जमींदारी अंग्रेज़ों को दे दी जाती है और मीर कासिम जो है वो नवाब बन जाता है। ठीक है। लेकिन मीर कासिम की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ही चतुर, चालाक, होशियार इस प्रवृत्ति का है। ठीक है। तो जैसे ही नवाब बनता है मीर कासिम, तो सबसे पहले वो राजधानी स्थानांतरित करता है। अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करता है। ठीक। सेकेंड का काम करता है, अपने राज्य की सेना को यूरोपीय सेना की तर्ज पर तैयार करने लगता है। ठीक है। वो ऐसा चाहता है कि जैसे यूरोपीय सैनिक हैं, ठीक है, वैसे ही या उसी प्रकार से हम अपनी सेना को भी तैयार करेंगे। ठीक है। तो सेना स्ट्रॉन्ग करता है यूरोपीय तरीके से। ठीक है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिससे अंग्रेज बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं मीर कासिम से, क्या करता है? ये जो राज्य के अंदर आंतरिक व्यापार होता है, ठीक है, राज्य के अंदर आंतरिक व्यापार पर टैक्स ख़त्म कर देता है।
अब टैक्स ख़त्म हो जाएगा तो पैसा कम आएगा, पैसा कम आएगा तो अंग्रेज़ों को पैसा कम मिलेगा, अंग्रेज़ों को पैसा कम मिलेगा तो वो गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि उनका बिठाया हुआ व्यक्ति अगर उनसे चालबाजी करेगा तो आसान सी बात है कि कोई भी गुस्सा हो जाएगा। क्योंकि इस समय जो अंग्रेज़ हैं वो बंगाल क्षेत्र में किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। मतलब राजा कौन बनेगा वो हम डिसाइड करेंगे, ऐसा अंग्रेज़ मानते हैं, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि जब ये सब कुछ मीर कासिम करता है तो मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में एक औपचारिक युद्ध होता है, ठीक है। उसे हम युद्ध की संज्ञा नहीं दे सकते हैं, औपचारिक युद्ध होता है और मीर कासिम को अपदस्थ कर दिया जाता है पद से, ठीक है, नवाब पद से हटा दिया जाता है और मीर जाफ़र को दोबारा से नवाब बना दिया जाता है, ठीक है। मीर जाफ़र फिर से नवाब बन जाता है, ठीक है। अब मीर कासिम चतुर चालाक तो है ही, आपने उसको पद से हटा दिया तो अब वो युद्ध की तैयारी करता है कंपनी के ख़िलाफ़। तो मीर कासिम जाता है अवध में, जो अवध के नवाब हैं शुजा-उद-दौला के पास, उनसे अपनी जो दुख की कहानी है वो बताता है कि हमें नवाब के पद से हटा दिया है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जब दुख की कहानी बताता है तो अवध के नवाब उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। वहीं से बक्सर के युद्ध की नींव पड़ती है, ठीक है। बक्सर के युद्ध की तैयारी होने लगेगी। कब होता है? 1764 में होता है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। इसमें मीर कासिम, ठीक है, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय सेकेंड, ये तीन पार्टियां जो हैं वो एक साइड हैं। जो शुजा-उद-दौला है वो अवध का नवाब है, अवध का नवाब, ठीक। जो शाह आलम द्वितीय है वो मुग़ल सम्राट है, मुग़ल सम्राट, ठीक है। तीन सेनाएं एक साइड हो जाएंगी, ठीक है, वर्सेस युद्ध तो कंपनी से ही होना है, तो कंपनी की जो सेना है उसका नेतृत्व कर रहा है हेक्टर मुनरो। ध्यान दीजिए कि प्लासी के युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया है रॉबर्ट क्लाइव ने, बक्सर के युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया है हेक्टर मुनरो ने, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हेक्टर मुनरो युद्ध में जीत जाता है, ठीक है, और ये युद्ध पूरी ईमानदारी से होता है, ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है, और जो हम खुद भी जानते हैं कि जो प्लासी का युद्ध था वो छल कपट का युद्ध था। मतलब ईमानदारी का युद्ध नहीं था, विश्वासघात किया था। जो नवाब का सेनापति मीर जाफ़र था उसने विश्वासघात किया था, अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था जाकर, इसी वजह से वो युद्ध हार गए थे। इसमें क्या होता है, ये पूरी युद्ध ईमानदारी का है, अंग्रेज़ों ने अपनी वीरता से इस युद्ध को जीता है, ठीक है। अब जैसे ही कंपनी युद्ध को जीतती है तो इसके बाद दो संधियां होती हैं। इलाहाबाद की दो संधियां होती हैं, इलाहाबाद की संधि पहली होती है 12 अगस्त 1765। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में और इसकी संधि हुई है 1765 में, यानी एक साल के बाद, ठीक है। ये पहली संधि है। दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 में, ठीक। जो पहली संधि है वो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच होती है, शाह आलम द्वितीय के बीच होती है। शाह आलम द्वितीय कौन है? मुग़ल सम्राट है। देखिए, युद्ध किया है बक्सर का हेक्टर मुनरो ने, ठीक है, लेकिन संधि करने के लिए क्लाइव को फिर से बुलाया जाता है कि आप संधि करने
केवल संधि करने के उद्देश्य से बुलाया जाता है और इसे बंगाल का फिर से गवर्नर बना दिया जाता है, केवल संधि करने के उद्देश्य से। ठीक है, तो इनके बीच में ये संधि होती है। संधि में क्या होता है? सबसे पहले अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की स्थायी दीवानी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, शाह आलम द्वितीय इन तीनों क्षेत्रों की दीवानी अंग्रेज़ों को सौंप देता है। इसके बदले इनको क्या मिलता है? तो इसके बदले मुग़ल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना अंग्रेज स्वीकार करते हैं। ये आपकी पहली संधि है। अब देखिए, दीवानी शब्द से आशय क्या है? दीवानी होता है कि जिस क्षेत्र पर जिसका अधिकार है। जैसे कि उदाहरण बताता हूँ कि जैसे अंग्रेज़ों को दीवानी प्राप्त हुई है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, तो अब इन 3 क्षेत्रों से जितना भी टैक्स आएगा, ठीक है, जितना भी रेवेन्यू मिलेगा, उस पैसे पर अंग्रेज़ों का मालिकाना होगा। ठीक है, जिस क्षेत्र की दीवानी जिसके पास होती है, उस क्षेत्र से जितना भी रेवेन्यू अर्न होता है वो उसी का होता है, जिसका अधिकार क्षेत्र है उस जगह पर। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या होगा? अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब से कड़ा व इलाहाबाद, ठीक है, इन 2 क्षेत्रों को लेकर मुग़ल सम्राट को दे दिए। ठीक, अवध के नवाब से 2 क्षेत्र कड़ा और इलाहाबाद अंग्रेज लेते हैं और मुग़ल सम्राट कौन है? शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं। ठीक है, तो पहली संधि में ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो समझने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब बात आती है दूसरी संधि की। इसमें क्या होता है? ये होती है रॉबर्ट क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच में। शुजा-उद-दौला कौन है? अवध का नवाब। देखिए, मीर कासिम के साथ कोई संधि नहीं होती है क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं देने के लिए जो संधि होगी, और वो युद्ध के बाद भाग जाता है दिल्ली। ठीक है, और वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है कुछ समय के बाद। तो इस संधि में पहला पॉइंट क्या है कि कड़ा और इलाहाबाद इन 2 क्षेत्रों को अंग्रेज ले लेते हैं और बाकी पूरा अवध उसी को, मतलब बाकी जो क्षेत्र हैं उसी को वापस कर दिए जाते हैं। तो कड़ा व इलाहाबाद को छोड़कर बाकी क्षेत्र वापस लौटा दिए जाते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अंग्रेज कहते हैं नवाब से, ठीक है, क्या कहते हैं कि युद्ध हुआ है तो उसमें हमारा नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए हमें आपसे 50 लाख रुपए चाहिए युद्ध हार जाने के रूप में। ठीक है, 50 लाख रुपए युद्ध हार जाने के रूप में अंग्रेज़ों को देने पड़ेंगे, ऐसी शर्त रखते हैं। अंग्रेज़ों को देने पड़ेंगे, ये शर्त होती है अंग्रेज़ों की कि आपको देने पड़ेंगे।
इसमें तीसरा पॉइंट आता है कि अवध को अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी अपने राज्य में रखनी पड़ेगी। ठीक है, अपने राज्य में रखनी पड़ेगी, जो अवध राज्य की रक्षा करेगी बाहरी आक्रमण से या आंतरिक विद्रोह वगैरह होते हैं तो इससे रक्षा करेगी। और इस अंग्रेजी सेना का जो पूरा खर्चा होगा, ठीक है, रहने या खाने का या किसी भी प्रकार का जो खर्चा होगा वो अवध के राज्य को ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 शर्तें होती हैं जो रॉबर्ट क्लाइव शुजा-उद-दौला के साथ करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। 1765 में ही, ठीक है, 1765 में बंगाल में द्वैध शासन या ड्यूअल सिस्टम, ठीक है, ड्यूअल सिस्टम स्टार्ट होता है या लागू किया जाता है। अब इसे कौन करता है लागू? तो रॉबर्ट क्लाइव करता है। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव करता है। इसके अलावा प्रश्न आता है कि इस सिस्टम को ख़त्म कौन करता है? तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंगस द्वैध शासन को समाप्त करता है। ठीक है, 1765 में बंगाल में द्वैध शासन या ड्यूअल सिस्टम स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, स्टार्ट कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव करता है। ठीक है, इस सिस्टम को 1772 में वॉरेन हेस्टिंगस इसको समाप्त करता है। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे, कल के हमारे टॉपिक रहेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध एंड आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, ये हमारे कल 3 टॉपिक रहेंगे, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ठीक है, और लाइक करिए वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद।